This program is sponsored by मुल्तानी कुका कफ सिरप, सर्दी और खांसी से दे तुरंत आराम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। आज खास चर्चा बंगाल के अहम मुद्दे पर, क्योंकि बंगाल में चुनावी मेला होगा, सियासी खेला। आज इस पर बहस करेंगे, क्योंकि बंगाल में अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जहां कुछ ही अब क्योंकि समय बचा हुआ है और चुनावी माहौल पूरी तरह से सेट हो गया है, पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। ममता बनर्जी बीजेपी से मुकाबले के लिए हिंदुत्व के एजेंडे पर निकल पड़ी हैं। जहां बंगाल में मंदिर बनाए जा रहे हैं, घोषणाएं हो रही हैं, और इधर विधानसभा चुनाव के करीब आते ही गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के लिए बंगाल में डेरा डाले हुए हैं और घुसपैठ के मुद्दे पर ममता सरकार को सीधा घेर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ दिल्ली में भी अचानक सियासी हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच गए हैं। अब इसको लेकर भी तमाम कयास लगाए जाने लगे हैं। अटकलें ये भी लगने लगी हैं कि कहीं अधीर रंजन चौधरी पाला तो नहीं बदलने वाले हैं। अब ये सोचा जा रहा है। हालांकि अधीर रंजन ने ऐसी अटकलों को दरकिनार कर दिया है। कांग्रेस नेता ने बताया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बंगाल के प्रवासी मजदूरों का मामला उठाया है, जहां बांग्ला भाषी लोगों पर हो रहे हमले का मुद्दा उठाया गया है। अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी से इस तरह के हमलों को रोकने में मदद करने के लिए दखल देने का अनुरोध किया है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने अपना कारण तो बता दिया, लेकिन सियासी जानकार ये भी मान रहे हैं कि बंगाल कांग्रेस में चौधरी के मौजूदा पद को देखते हुए पीएम से मुलाकात के मायने अलग हो सकते हैं। दरअसल चौधरी 2024 लोकसभा चुनाव में बहरामपुर सीट से चुनाव हार गए थे और पहले ये लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। ऐसे में पीएम ने संसद में कई बार उन पर तंज भी कसा था। अब इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकमान ने इंडिया ब्लॉक को मजबूत रखने के लिए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से समझौता करना जरूरी समझा है। अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी से 36 का आंकड़ा है, जिसकी वजह से टीएमसी ने कथित तौर पर शर्त रखी कि बंगाल में कांग्रेस को समझौता करने वाला रुख अपनाना होगा। इस कारण उनको दरकिनार किया गया। बावजूद इसके टीएमसी के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया। अब 2026 में चुनाव है और अचानक चुनाव से पहले पीएम से मिलने क्यों गए, इससे राजनीति गर्मा गई है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बंगाल में चुनाव से पहले कोई नया खेल तो नहीं होने वाला है, क्योंकि राजनीति में कोई भी चीज यूं नहीं होती है। पीएम के साथ मैंने बैठक हुई, मैं उनसे अपॉइंटमेंट मांगे थे और अपॉइंट के मुताबिक उन्होंने मुझे मिलने का मौका दिया और मैं जिस मुद्दे को लेकर उनसे मिले वो मुद्दे आपको दिखा दिया। बंगाल के प्रवासी मजदूरों के ऊपर काफी हमला हो रहे हैं बाहरी राज्यों में, बंगाल के बाहर, और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में बंगाल के प्रवासी मजदूरों पर काफी अत्याचार हो रहे हैं। और ये उनको ध्यान आकर्षण करते हुए मैं ये गुजारिश की कि ये मुद्दों को आप देखिए, क्योंकि कुछ दिन पहले उड़ीसा में जुएल शेख नामक एक प्रवासी मजदूरों को पीट कर हत्या कर दिए गए। तो ये सारे मुद्दों को देखना चाहिए, क्योंकि ये देश की कोई भी राज्य में, कोई भी कोने में इनको जाने का अधिकार है। मैं पीएम से तो बड़ा कोई नहीं है। अमित शाह को मैं पहले चिट्ठी दे चुके हैं इस मुद्दे को लेकर। तो देखिए, बंगाल की सियासत गरमाई हुई है और इस बीच जिस तरीके से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, पत्र लिखा है, क्या कुछ लिखा है और क्या उसकी बारीकियां हैं, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर इस पत्र के क्या हाइलाइट्स हैं। जहां पीएम से अधीर रंजन चौधरी की मुलाकात, आखिर क्या बात हुई, जहां बंगाल के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, इसका जिक्र किया गया है अधीर रंजन चौधरी की ओर से, और उन्होंने समस्या को उजागर किया है कि आखिर उन लोग को बांग्लादेशी समझ लिया जाता है, उन पर हिंसा होती है। इस तरीके की बात उनकी तरफ से कही गई है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि केवल बंगाली वो बोलते हैं तो इसी की वजह से उनको बांग्लादेशी कह लेना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। इसका भी जिक्र करते हुए अधीर रंजन चौधरी आज नजर आए हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात में उन्होंने इन बातों को उठाया भी है। बंगाल के लोगों का एक अपराध है कि वो बंगाली बोलते हैं, इस तरीके का
मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि अभी बांग्लादेश और घुसपैठियों को लेकर जो जन आक्रोश है उसकी आग में कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी पिसते हुए नजर आ रहे हैं। तो बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि वो बांग्लादेशी हैं। ये अधीर रंजन चौधरी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। प्रशासन लोगों को गलत समझता है, ये कहा जा रहा है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अधीर रंजन चौधरी जो है मांग कर रहे हैं कि वो इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करें। तो बांग्लादेश के लोगों के रूप में गलत समझा जाता है। ऐसे में क्या केवल बंगाली बोल लेने से कोई बांग्लादेशी हो जाता है, ये सवाल पूछ रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। और साथ ही साथ बंगाल के लोगों को घुसपैठिया माना जाता है, इस मुद्दे का जिक्र भी वो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर वो चाह रहे हैं कि इस मुद्दे पर न्याय हो और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में इंटरवीन करें, ये उनकी मांग है। तो उन्हें पीटा गया, जेल गए और डिटेंशन सेंटर भेजा गया ऐसे लोगों को जो बंगाली बोल रहे थे और उन पर शक किया गया, उन्हें घुसपैठिया समझा गया। साथ ही साथ ये मजदूर देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। तो अधीर रंजन चौधरी ये भी समझाना चाहते हैं कि ये लोग घुसपैठिए नहीं हैं बल्कि मजबूत हैं और साथ ही साथ मजदूर है जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो मेहनत और हुनर से रोजी रोटी कमा रहे हैं ये लोग। ऐसे में इन्हें परेशान ना किया जाए, इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। तो देखिए, बंगाल के कई हिस्सों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है और ऐसे में माहौल तनावपूर्ण वहां पर बन गया है। जब से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तब से जन आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसीलिए देखिए 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे भी साथ के साथ आपको बता देते हैं क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़ा जा रहा है। जहां टीएमसी की अगर बात करें तो 294 सीटें हैं कुल, लेकिन 213 सीटें टीएमसी ने जीती। बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी 2021 में और 2026 में अब क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं और इससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि आखिर टीएमसी कितनी मजबूत स्थिति में पश्चिम बंगाल में है। क्योंकि आप देखिए 294 सीटें हैं और उसमें से अकेले 213 जो है वो टीएमसी के खाते में गई थी, यानी कि टीएमसी और ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है वो पश्चिम बंगाल में मजबूत है। महज भारतीय जनता पार्टी 77 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। तो गृह मंत्री अमित शाह क्योंकि डेरा डाले हुए हैं, ऐसे में मिशन बंगाल की भी चर्चा हो रही है। 29 दिसंबर बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की है गृह मंत्री अमित शाह ने और देखिए क्योंकि बीजेपी का चाणक्य उन्हें कहा जाता है और जहां जहां चुनाव होते हैं वहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं और रणनीति सेट करते हैं। तो 29 दिसंबर बंद कमरे में चुनाव पर चर्चा हुई है कि आखिर अब पश्चिम बंगाल किस तरीके से विजय करना है और इसी के लिए रणनीति बना रहे हैं अब गृह मंत्री अमित शाह। तो संगठन की स्थिति की समीक्षा की जा रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी तक ये देखा जाता है कि जो वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का वो टीएमसी जितना मजबूत नहीं है और ऐसे में अब पासा कैसे पलटना है इसकी रणनीति बनाते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। तो देखिए लगातार चर्चा 30 दिसंबर की अगर बात की जाए तो इस्कॉन मंदिर में पूजा पाठ की गई है गृह मंत्री शाह की तरफ से और ये संदेश देने का प्रयास हो रहा है दोनों ही खेमों की ओर से कि आखिर सेक्युलर कौन है, क्योंकि वोट बैंक सबको चाहिए। तो चुनाव प्रबंधन को लेकर भी चर्चा हुई है इस 30 दिसंबर की हुई बैठक में, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह लगातार पश्चिम बंगाल में अपना डेरा डाले हुए हैं। 3 दिन देखिए उनका दौरा और इस 3 दिनों में वो अपनी रणनीति, पार्टी को मजबूत कैसे करना है, संगठन को मजबूत कैसे करना है, इसको धार देने में लगातार लगे हुए हैं। तो सांसद विधायक से फीडबैक वो ले रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है और ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि चुनाव की जो रणनीति है उसको मोल्ड इसी के अकॉर्डिंग किया जाए कि आखिर सांसद विधायक क्या उजागर कर रहे हैं कि क्या तस्वीर पश्चिम बंगाल के ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। तो देखिए लगातार चर्चा इसी को लेकर, जहां दिल्ली से कोलकाता बंगाल चुनाव में आखिर क्या सियासी खेला होता है इसको लेकर अब सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं, जहां बीजेपी वर्सेस टीएमसी नजर आ रहा है कुल मिलाकर और सियासी बिसात जो है वो बिछाई जा रही है। जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पुरजोर कोशिश कर रही हैं और हर एक वोट बैंक साधने का प्रयास हो रहा है। जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर हाल ही में देखिए एक बड़ा पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा है क्योंकि गृह मंत्री शाह लगातार घुसपैठियों को लेकर जिक्र करते आ रहे हैं, ऐसे में ममता बनर्जी की ओर से कहा गया कि ये महाभारत के दुशासन और दुर्योधन जैसे हैं
और इसी के साथ उन्होंने ये सवाल भी कर लिया कि आखिर अगर पश्चिम बंगाल में ही सारे घुसपैठिए हैं तो फिर पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो किसने किया, दिल्ली में जो हमला हुआ वो किसने किया, इस तरीके के सवाल वो पूछ लेती हैं। ऐसे में आज इसी पर चर्चा होगी कि आखिर बंगाल की सियासत किस दिशा में जाती हुई नजर आ रही है चुनाव से पहले। तो बंगाल चुनाव पर बड़े दांव चले जा रहे हैं, जहां बंगाल में चुनावी मेला है और क्या सियासी खेला होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि इस बार पश्चिम बंगाल भी जीता जाए और इसकी पुरजोर कोशिश देखिए की जा रही है। जहां अधीर रंजन चौधरी मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो ऐसे में कयास लग रहे हैं कि आखिर ये मुलाकात हुई है तो क्या बात हुई है, क्या अधीर रंजन चौधरी पाला बदलने वाले हैं, इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने स्पष्ट किया है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन देखिए सियासत में कुछ भी हो सकता है और जब चुनाव नजदीक हो तो ये संकेत और भी ज्यादा पुख्ता लगने लगते हैं जब इस तरीके की मुलाकात होती है। और क्योंकि अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच 36 का आंकड़ा भी है, वो सभी के सामने है। लोकसभा चुनाव से पहले खुलकर सार्वजनिक तौर पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि कांग्रेस को गठबंधन नहीं करना चाहिए और इसीलिए देखिए तमाम कोशिशों के बावजूद भी गठबंधन मुमकिन नहीं हो पाया था। लेकिन अब चर्चा इसलिए दोबारा से शुरू हुई है क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने मुलाकात करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और ऐसे में अब इस मुलाकात के क्या मायने हैं ये अब निकलकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने एक तरफ ये कह दिया है कि भाई जो लोग बंगाल में रह रहे हैं या वहां से बाहर जाते हैं और बंगाली बोलते हैं तो उन्हें घुसपैठिया समझा जा रहा है, उन्हें बांग्लादेशी समझा जा रहा है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है। इस समस्या को वो उजागर करते हुए नजर आए हैं। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूं। हमारे साथ नवेद शिको वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। नवेद जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा प्रवक्ता टीएमसी से जुड़ गए हैं। सुमित जी आपका भी बहुत स्वागत है। कुलदीप यादव नेता कांग्रेस पार्टी से अब से कुछ ही देर में हमारे बीच में मौजूद होंगे और साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी से अश्वनी शाही भी मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले आपके पास आती हूँ सुमित जी, क्योंकि टीएमसी का पाला जिस तरीके से मजबूत रहा है और इसीलिए शायद बीजेपी को कोशिशें बढ़ानी पड़ रही हैं कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में कुछ खेला हो जाए। लेकिन टीएमसी जिस तरीके से प्रहार कर रही है और गृह मंत्री अमित शाह को दुर्योधन दुशासन बता रही है, क्या वजह है इसके पीछे? दीदी पहले भी कहती थी और अब भी है। खेला तो पहले भी हुआ था, 2021 में हुआ था, 2026 में भी होगा खेला भारतीय जनता पार्टी के संग। आप निश्चित तौर पर लिख के रखिए, अभी तो कुछ समय है, चुनाव आते आते तो देखेंगे आपकी भारतीय जनता पार्टी के संग में बहुत बड़ा खेला हो गया। कई ऐसे बड़े नेता है इनके, नोट कर लीजिए, पाला बदलने वाले बड़े नाम हैं, क्योंकि उन्हें वहां पे तो वो तवज्जो मिल नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी में, कि सुनी नहीं जा रही है। पर आज बंगाल के अंदर जिस तरीके से गृह मंत्री, क्योंकि चुनाव का दौर है, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, पूरी टीम भाजपा पूरी अपनी ताकत लगाएगी। बहुत अच्छी बात है, आप लगाइए, आप चुनाव लड़ने आ रहे हैं, आप लगाइए, हमारे प्रदेश में आकर के आप चुनाव लड़ने लड़िए, वेलकम है। पर ये तो जनता तय करेगी ना, चुनाव में हमें किसे वोट देना है, किसे जिताना है। देखिए पिछली बार 2021 में जब इन्होंने चुनाव लड़ा था, ये क्या 294 सीटों पर लड़ा था क्या इन्होंने? आधी सीटों पर लड़ा था। इन्हें कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। इनको जो है, इन्होंने अभी क्या काम करा है 2021 में, टीएमसी के लोगों को तोड़ करके अपनी वहां पे चुनाव लड़ा दिया, क्योंकि इनके पास अपने पास कैंडिडेट तो है नहीं, अपने लोग बनाए हुए तो है नहीं, संगठन पूरा है नहीं, तो मेहनत कर रहे हैं, करने दीजिए, पर सफल नहीं हो पाएंगे बंगाल में, क्योंकि दीदी वहां पे दिलों में बसती है, दिलों में राज करती है। जो जिस तरीके से आज देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, अभी आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उत्तराखंड में मार दिया गया, चाइनीज समझ करके, तुम पाकिस्तानी हो, चाइनीज हो, 24 साल के लड़के को मार दिया। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री एक शब्द नहीं बोला, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, हो क्या रहा है? बॉम्ब लिंचिंग हो रही है,
लोगों को पकड़ के मार दिया रहा है। उत्तर प्रदेश बरेली में जिस तरीके से बजरंग दल के लोगों ने लड़कियों के संग, हिंदू लड़कियों के संग में अभद्र भाषा का प्रयोग करा, उन्हें मारा। ये कौन इजाजत दे रहा है भाई? क्या हो रहा है? ये सारे चैनल पे चला था कि एक कहीं पार्टी अगर हो रही है तो वहां पे आप ये कह रहे हो लव जिहाद हो रहा है, उसमें आप जाकर के मार रहे हैं हिंदू बेटी को, हिंदू भाई बहन सबको आप मार रहे हैं। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? इन्फॉर्मेशन हिंदू मुस्लिम, ये कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक ऐसा होता रहेगा? चुनाव बाद में करिए, तो पहले आप इसी पे करिए कि अगर ये लोगों को उठा करके पकड़ करके नाम पूछ करके उन्हें मार दी जाए। डर का माहौल है देश के अंदर, शांति नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है। और देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को एक जरा सा भी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हो क्या रहा है। हम बड़े शर्म की बात है, पर चुनावी मोड है, हमें सत्ता चाहिए, बस हमें बंगाल में सत्ता चाहिए। ठीक है, तरीके से हमें पूरे देश की बात की है, लेकिन चलिए आप बंगाल की भी बात करेंगे अभी आपसे आगे। नावेद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नावेद जी देखिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो किला बनाया है टीएमसी की ओर से, ममता बनर्जी का जो किला है वो भेदने का प्रयास गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं। कितना आसान, कितना मुश्किल आपको लगता है? ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इतनी बेहतर है, वो इतनी ताकत में है, वो लगातार सफलता की तरफ आगे बढ़ रही है और उसने कई बड़े बड़े राज्यों में बड़े बड़े दलों के किलों को ढहा दिया। लेकिन एक ममता बनर्जी एक ऐसी नेता है, टीएमसी ऐसा दल है जिसका किला भेद नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी, और बहुत प्रयास किए लगातार। इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की इन प्रयासों की सराहना की जाएगी। जिस तरीके से भाजपा लगातार पश्चिम बंगाल में जीत के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, टीएमसी को कमजोर करने के लिए, बदलाव के लिए जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसमें कोई कमी नहीं रही है। हर तरीके की रणनीति अपनाई, हर तरीके से। लेकिन इस बात में तारीफ करनी पड़ेगी कि ममता बनर्जी एक ऐसे दल की नेता है, एक ऐसा एक दल है टीएमसी जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत के आगे ढह नहीं पाया है। ये दल, ये सत्ता से बेदखल नहीं हो पाए हैं, बड़े बड़े दल। अब देखिए बिहार में अब बीजेपी की बहुत अच्छी पोजीशन कभी नहीं रही, लेकिन अब वो नंबर 1 पे आ ही गई ना, जनाधार की बात देखी जाए। महाराष्ट्र में भी बहुत सपना था एक, लेकिन आज है। इस तरह पूरे देश में, हर राज्य में जाइए, खासतौर से उत्तर भारत के राज्यों को देखिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी वही एक ऐसा सूबा है, वही एक ऐसी सरकार है जिसको भारतीय जनता पार्टी जो है वो हरा नहीं पा रही है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जनाधार जिस तरीके से फर्श से अर्श तक तो आ ही गई है, कितने नंबर्स बढ़ा लिए हैं, कितने। देखिए भारतीय जनता पार्टी के संस्कार संघ के हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, और वहां पर बड़ा धैर्य होता है, बड़ा संयम होता है, और वहां पर बहुत हार मानने का सिद्धांत नहीं है। इस तरह पश्चिम बंगाल का अगर ग्राफ आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां कहीं कोई थी नहीं, जहां वाम दल, कांग्रेस, टीएमसी के आगे भारतीय जनता पार्टी की कोई बिसात ही नहीं थी। लेकिन एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उसने आज इतना जनाधार बना लिया है कि अगर कहा जाए वहां लड़ाई किसकी है तो बाइपोलर लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के सामने भाजपा खड़ी है, कांग्रेस किनारे। अभी आपने जिन नेता का नाम लिया, कांग्रेस के प्रभावशाली नेता, आज वो भी डगमगा रहे हैं, कभी वो प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, कभी वो टीएमसी के ऊपर इतना आक्रोशित हैं, जबकि कहीं ना कहीं एक इंडिया गठबंधन देखा जाए या विपक्षी एकता को देखा जाए तो उसके खिलाफ वो बयान देते रहे हैं। उसका कारण यही है कि कांग्रेस वहां बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ चली गई है, और दोनों की तारीफ करनी पड़ेगी। वहां पर बाइपोलर चुनाव अगर होगा तो टीएमसी ये कि अपनी सत्ता को लगातार बचा रही है और भारतीय जनता पार्टी के लगातार लड़ती जा रही है। बिल्कुल, और देखिए रस्साकसी लगातार जारी है और इसमें प्रयास जो हैं दोनों ही तरफ से पुरजोर किए जा रहे हैं। हमारे साथ कुलदीप यादव, नेता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत आपका। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। जी, कुलदीप यादव जी, अधीर रंजन चौधरी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, क्या समझा जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा भारत की आत्मा बनने का काम किया है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की लहर थी 2014 में, लेकिन पश्चिम बंगाल ममता टीएमसी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी भेदने में नाकामयाब रही। आज देखा जा रहा है कि हिंदू नरसंहार, चाहे पश्चिम बंगाल में देख लिया जाए, चाहे बंगाल में देख लिया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का ही सोचा समझा एक रंजिश है, और जिससे
ये विपक्ष पार्टियों को बदनाम करने का षड्यंत्र करते हैं और इन्हीं के गुर्गे हैं। और आप जब भी देखिए चुनाव आता है तो ये कहीं बम विस्फोट करवाते हैं, कहीं कुलदीप जी बीजेपी के बारे में आप बोलिएगा, लेकिन सवाल तो आप मेरा सुनिए कि आपके नेता अधीर रंजन चौधरी मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और ऐसे में क्या समझा जाए, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं ममता बनर्जी को, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। अब ऐसे में क्या पाला बदलने की सोच रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, ये सवाल उठ रहे हैं। नहीं, सवाल उठने की कोई वजह ही नहीं है। व्यक्ति विशेष पे भी मुलाकात होती है हमारे देश में। और रही बात, अगर इस पे राजनीतिक पार्टियां अगर इस पे टिप्पणी कर रहे हैं तो इनकी अपनी गरिमा है, वो कर सकते हैं। अब मैं सीधा बात करना चाहता हूं कि आज ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य में जिस प्रकार से नरसंहार हो रहे हैं, कहीं मुस्लिम को टॉर्चर किया जा रहा है, कहीं हिंदू के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के ही गुर्गे हैं। और जब ये चुनाव किसी राज्य का आ जाता है और इस पे मीडिया भी उछाल कर दिखाने का काम करती है और जिससे जनता के बीच में आक्रोश फैलने का काम हो, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह अभी बिहार में बैठे कैमरा बंद करवा दिए, अभी पश्चिम बंगाल में पहुंचे हैं, अपने गुर्गों को लगा देंगे कि किसी भी प्रकार से टीएमसी पार्टी को बदनाम करने का काम करे। जिस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया और डंके की चोट पे आज देश की आवाम और देश की जनता वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाने का कार्य कर रही है। इस पे भारतीय बैकएंड सपोर्ट दे रहे क्या कांग्रेस पार्टी को? कुलदीप जी समझा जाइए। 100% ये भारतीय जनता पार्टी का ही एक सोची समझी साजिश है और इन्हें पश्चिम बंगाल चाहिए। बिहार इन्होंने जीता, किस प्रकार से जीता ये पूरा देश देखा, और किस प्रकार से पश्चिम बंगाल ये जीतेंगे ये भी पूरा देश देखेगा। क्योंकि अमित शाह खुल के बोल रहे हैं अभी चुनाव हुआ नहीं, परिणाम पहले दे रहे हैं कि हम पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाएंगे। और सरकार कैसे बना सकते हैं? देश को गुमराह करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी और देश की नेशनल मीडिया किस प्रकार से करती है ये जगजाहिर हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी की चेहरा को देश की जनता, देश की आवाम पहचान चुकी है और आने वाले समय में इसका परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस पर रिएक्शन लूंगी मैं बीजेपी से भी, लेकिन नवेद जी मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो सीधा ललकारती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, केंद्र से ही ऐसा लगता है कि उनका सीधा टकराव रहता है। और ऐसे में जब ये ललकार है तो अब बिहार चुनने के बाद अस्मिता का सवाल अब ये हो जाता है बीजेपी के लिए कि बंगाल किस तरीके से जीता जाए। हाँ, बड़ी चुनौती है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे बड़ा दिलचस्प लगा कांग्रेस के साथी, इससे आपने बहुत बेबाकी से सवाल किए और बड़े मीनिंगफुल सवाल थे आपके, उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है देश जानना चाहता है। आपने सवाल किया कि टीएमसी के साथ में कांग्रेस का किस तरह का रिश्ता रहेगा चुनाव में, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वहां पर जो है वो बड़े दंगे फसाद हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हो रही है और हिंदू अस्मिता के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। अच्छा, सबसे मजेदार बात तो यह है कि वो ये भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर बड़े गड़बड़ है, वहां पर नरसंहार हो रहा है, एक दूसरे को मारा जा रहा है, वहां हत्याएं हो रही हैं और इसका जिम्मेदार बीजेपी है। वो टीएमसी का नाम नहीं ले रहे हैं जी। टीएमसी जिसकी सरकार है, पहले तो सवाल हम उसका भी उठाएंगे ना। चलिए ठीक है, आप विपक्षी दल हो, आप सवाल उठा सकते हो और ये कह सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी दंगा कराती है और दंगाई पार्टी है, जैसा कि आप लोग कहते हो या एक दूसरे को दल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो टीएमसी की सरकार है ना, कुछ तो सरकार के हाथ में होता है। अगर सरकार के हाथ में कुछ नहीं होता है तो वो इलेक्शन कोई नहीं लड़े, कांग्रेस भी नहीं लड़े, बीजेपी भी नहीं लड़े, टीएमसी भी नहीं लड़े, एसपी बीएसपी कोई नहीं लड़े। क्यों लड़े? सरकार का मतलब होता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करेंगे, हम अपने राज्य के नागरिकों को सुरक्षा देंगे। और हमारे साथी कांग्रेस के साथी बाकायदा कह रहे हैं कि बहुत बुरी स्थिति है, वहां लगातार हत्याएं हो रही हैं और ये भी कह रहे हैं कि उसकी भाजपा जिम्मेदार है। अरे सरकार आपके साथ में टीएमसी की क्या केमिस्ट्री है? आपने कितना बड़ा सवाल उठाया कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता उस राज्य के वो प्रधानमंत्री से मिलने गए, किसी मुद्दे को लेकर गए हैं, कोई सवाल लेके गए हैं। हर जनता का अधिकार है एक जनप्रतिनिधि से सवाल करने का, देश जानना चाह रहा है। भाजपा जा रहा है तो ठीक है, आप ऐलान करें तो क्यों जिज्ञासा बना रहे हो? और ये बात बिल्कुल सही है, जो हमारे कांग्रेस के साथी ने जो अपनी प्रेजेंटेशन दी है उससे पता चल गया है
कि उनकी कहीं ना कहीं कांग्रेस और टीएमसी के बीच में कहीं ना कहीं एक दोस्ताना रिश्ता रहेगा, पर्दे के पीछे या पर्दे के सामने। उन्होंने एक बार भी टीएमसी के सामने सवाल नहीं बिल्कुल उठाया। नाविद जी, देखिए इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि पीछे से लेकिन सपोर्ट दे अधीर रहे रंजन हैं जी कि जी। पिछले सारे रिकॉर्ड देख लगातार वो हमलावर रहे हैं, लगातार वो टीएमसी पर हमलावर रहे हैं। और इस वक्त जो प्रवक्ता महोदय, वो एक शब्द ये है कांग्रेस की पॉलिसी कि हम टीएमसी से दोस्ताना रिश्ता अंदर खाने भी रखेंगे और इस तरह कोई टकराव किसी भी डिबेट में या कहीं इस तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे। ये कांग्रेस की पॉलिसी, और वो कांग्रेस की पॉलिसी के विरुद्ध लगातार टीएमसी पे हमला करते रहे और अब वो प्रधानमंत्री जी से चले गए। और ये बात भी सही है जो हम लोग जिक्र करेंगे, बीजेपी तो हर स्तर पे अपने को मजबूत करके टीएमसी से लड़ना चाह रही है। हो सकता है प्रदेश के नेता है कांग्रेस के, हो सकता है ज्वाइन कर ले, इस पर कुछ ठीक तो है। जवाब दें। ठीक है, चलिए कुशल एक प्रवक्ता अश्विनी जवाब शाही नहीं जी भी दिया। हमारे साथ आपका जुड़ पता, गए हैं आपको नेता सवाल बीजेपी से। अश्विनी जी, बहुत स्वागत आपका, इंतजार हो रहा था देखिए, क्योंकि तमाम आरोप आपके आने से पहले ही आप पर लग चुके हैं कि आखिर आप लोग जो सियासत करना चाह रहे हैं वो सफल नहीं होगी बंगाल में। आप लोग किस बेसिस पर दावे कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या अधीर रंजन चौधरी को अपने पाले में लाना चाहते हैं क्या, इसका भी आरोप लग चुका है। अब ये तो कांग्रेस जाने कि उनको कहां भेज रही है, ये आरोप लगाना इनका काम है। वो अलग बात है कि कांग्रेस उनको कहां भेज रही है, क्या सम्मान दे रही है, नहीं दे रही है, क्या कर रही है। वो बेचारे अकेले जो है वहां ममता बनर्जी से लड़ रहे हैं। कांग्रेस कहां लड़ रही है, देखिए यहीं पर कांग्रेस में दो फाड़ है। वो वहां पर विरोधी दल के नेता होते हुए भी किस लोकसभा चुनाव में किस तरीके से झंडा बुलंद किए हुए थे कांग्रेस का ममता बनर्जी के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस उनके साथ इलू इलू कर रही थी। ममता बनर्जी ने उनको हटा दिया, तो वो जाने उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन देखिए, ये आज माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पार्टी के प्रगति के बारे में बताया कि हम कहां खड़े थे और धीरे धीरे सनय सनय हम कहां पर आ गए, वोट प्रतिशत हमारा कैसे बढ़ता गया, 3 से हम 77 कैसे हुए, 77 के बाद हम सरकार कैसे बनाएंगे। तो ये हर पार्टी का अपना वो है, मेहनत है और अपना एक एनालिसिस है कि हम कहां थे कहां आए। वो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा। सबसे जो प्रमुख बात उन्होंने कहा कि जो घुसपैठियों का मामला, हमारे कांग्रेस के मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूं उनको, सिर्फ मुझे नावेद भाई दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो हुआ था, वो बताया ना कांग्रेस की उनके समय में हुआ था, ये 2016 में हुआ है। 2000 ये एग्रीमेंट और ये 2016 के बाद फेंसिंग चालू हुई है हम लोगों की, और लगभग 400 कुछ किलोमीटर से ऊपर में फेंसिंग हो चुकी है, 700 किलोमीटर में फेंसिंग जारी है। तो ये हम काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये कह रहे चप्पे चप्पे पर इतना बीएसएफ और वो लगाना जो है संभव ही नहीं है, लेकिन 50 किलोमीटर जब दूर हम लोगों ने बीएसएफ का दायरा बढ़ाया था, तो सबसे पहले किसको दिक्कत हुई थी? कांग्रेस को हुई थी और ममता बनर्जी जी को हुई थी। आज ये कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि ममता बनर्जी जी पूरी तरीके से घबरा गई। और मैं तो साधुवाद देना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी समझ को। रहे हैं आप अश्विनी शाही जी का संकेत, आप समझ रहे हैं कि आपका वोट एक बैंक लाइन कौन में- है, एक इसलिए लाइन- आप लोग क्यों विरोध कर रहे थे एसआईआर का, क्या यही वजह है? आ रही हूँ अश्विनी जी, एक लाइन में और क्या कि अपनी बात चलिए समाप्त पूरा करूंगा। कर एक लीजिए, लाइन पूरा कह कर दूं लीजिए बस। अश्विनी जी, पूरा कर लीजिए। बस एक लाइन, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, कि आज विपक्ष का हर नेता आज कम से कम सनातनी होने का ढोंग ही कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। ये इन लोगों की देन है कि 3 मंदिर वहां, एक अखिलेश जी हैं जो सनातन विरोधी थे, उन्होंने भी आज एक ट्वीट किया, बड़ा अच्छा लगा। नवीन भाई आपने देखा होगा, सिर्फ लिखा है इटावा और नीचे भगवान की फोटो। ठीक है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की देन है कि इन लोगों को मजबूर होना पड़ा कि 3 मंदिर इसका ममता जी क्रेडिट बनवा भी ले रही लीजिए है अश्विनी और शाही ट्वीट हो रहा जी, है। इसका क्रेडिट भी जी। आप लोग रख लीजिए। ठीक है, चलिए क्रेडिट रखना है। नहीं है, सुमित जी- ये खुले मन से हर व्यक्ति कहेगा कि ठीक है मजबूरी सुमित है जी, आप कि देखिए दो गायत्री सवाल हो मंत्र गए मंच आपके से पाले पढ़ना में। पड़ता है। एक जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ कि आखिर संकेत उन्होंने ये दिया है कि आपकी असल वोट बैंक है कौन, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसीलिए आप लोग एसआईआर का विरोध कर रहे थे। गोलमोल तरीके से उन्होंने यही बात समझानी चाहिए। और दूसरा सवाल इस बात को लेकर उठाया गया है कि आखिर क्योंकि अब ममता बनर्जी खुद को कह रही है कि वो सच्ची सेक्युलर हैं, क्या समझा जाए? ये सब बीजेपी की वजह से हो रहा है क्योंकि बीजेपी ने आप लोग को मजबूर कर दिया ऐसा करने पर, ऐसा क्या? दोनों ही सवालों का जवाब। नहीं, देखिए सबसे पहले तो एसआईआर का जवाब दे दूं। एसआईआर के ऊपर जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, सबने देखा कि जिस तरीके से
35 लोगों की जान चली गई, आत्महत्या कर ली SIR की उसमें। हमें उनकी टाइमिंग के ऊपर वो था कि जिस तरीके से वर्किंग वो करा रहे हैं, प्रेशर में काम करा रहे हैं चुनाव आयोग, उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उसके बावजूद ज्ञानेश कुमार जी को या देश के प्रधानमंत्री जी को दिख नहीं रहा है। केवल चुनाव के समय पे ही, अरे चुनाव के समय पे आप थोड़ा समय बाद करा लेते, पर नहीं, चुनाव में, बंगाल चुनाव है, हमें अभी करना है। आप बिहार में क्या हुआ मुझे बताइए, कितने बांग्लादेशी पकड़े गए? आप बताइए, SIR वहां पे हो चुका है, तो कितने बांग्लादेशी वहां पे निकले? एक नहीं निकला है, एक लिस्ट नहीं निकली है। चुनाव के बाद SIR चाहते थे क्या आप? सुन लीजिए सुमित जी, सुन लीजिए ये टाइमिंग वाला सवाल आपका मुझे काउंटर समझ नहीं आया, थोड़ा सा इसको ब्रीफ कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा यही था कि जिस तरीके से 1 महीने के अंदर आप चुनाव आयोग कराना चाहता है SIR, वो सही नहीं है। आप करिए। अच्छा, जल्दबाजी बोलिए ना फिर इसको, जल्दबाजी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से जल्दबाजी में 1 महीने के अंदर, आप मुझे बताइए, 1 महीने में SIR का काम नहीं होता है, तो खेल बिगाड़ने का काम होता है। 6 महीने साल भर लगता है मकान बनाने को, और 1 महीने में तो गिराने में समय लगता है। इनको क्या है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को जहां जहां हमें वोट नहीं मिले, हमें वहां पे नाम काटने हैं लोगों के, जनता के, ताकि TMC के लोगों के नाम काट दो, अपनी हम सरकार बना लो। ये इनका उद्देश्य है। मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, बता रहा हूँ सारी चीज से, कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पे बंगाल में चुनाव में कूदना चाहती है, वो कूदे, बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम है। पर इस बार जनता इन्हें खेल करके दिखाएगी। जितनी सीटें आई थी उससे आधी आएंगी, और जितनी सीटें हमारी आई थी, नोट कर लीजिए, उससे डबल सीटें आएंगी हमारी। पूर्ण बहुमत की सरकार हम फिर बनाने जा रहे हैं बंगाल के अंदर। हम नहीं बनाने जा रहे हैं, बंगाल की जितनी जनता है वो बनाने जा रही है बंगाल की जनता। हम कौन होते हैं? हम लोग तो कुछ नहीं। ठीक है, जल्दी से दूसरे सवाल का भी जवाब दीजिए, और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। हाँ, जल्दी से दूसरे सवाल का जवाब। दूसरा सवाल आपका ये था कि असम जो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर के आपका नहीं, मुझे बताइए, ये जो ये कहा जा रहा है कि हाँ सच्ची सेक्युलर मैं हूँ, इसको लेकर, क्योंकि अश्विनी शाही जी कह रहे हैं कि सब लोग जो है हमारी वजह से सनातनियों को प्रेम करने लग जाते हैं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है। ये सब क्या चुनावी प्रयोग है क्या? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे बड़े भाई अश्विनी भाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देश जो बना है वो 2014 के बाद बना है, लेकिन लोगों ने जो सनातन अपना है वो 2014 के बाद से बना है। उससे कुछ था ही नहीं पहले, 2014 से पहले कुछ नहीं था। देश में जनता नहीं थी, हम नहीं थे, आप नहीं थे, सारे न्यूज चैनल, कुछ नहीं था। देश के 14 के बाद सनातन आया है। अरे कम से कम इतना जानिए, वहाँ की जो अश्विनी शाही जी काउंटर करना चाह रहे हैं। जी शाही जी करना चाह रहा है, करिए। मैं सुमित भाई को थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहता हूँ कि देखिए, आपका ये आप लोग कह के नहीं बच सकते हैं कि 14 के पहले कुछ था ही नहीं। 14 के पहले था। 14 के पहले जो है बंगाल में कम्युनिस्टों की सरकार थी, आसाम में कांग्रेस की सरकार थी, त्रिपुरा में कम्युनिस्टों की सरकार थी। तो आप लोगों ने क्या कर लिया भाई, जरा बताइए तो? कितने इंच बाढ़ लगा दिए, कितने घुसपैठिए रोक लिए? क्योंकि सीमांचल में अभी SIR हुआ, वहां पर किशनगंज, अररिया में, मुर्शिदाबाद और वहां के आधार कार्ड पाए गए, और आधार कार्ड आबादी से 1.5 गुना ज्यादा, 1.25 गुना ज्यादा पाए गए। तो आपकी सरकार थी, तो आपकी सरकार ने क्या किया, ये भी बताइए। 14 के बाद हुआ है, इसको मानना पड़ेगा। मुझे बताइए ना, जो वहां पे जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ वो किसने करा? बंगाल के लोगों ने करा। दिल्ली में अटैक हुआ वो किसने करा? दिल्ली, बंगाल के आतंकवादियों ने करा। बड़े शर्म की बात है कि आप बंगाल जम्मू कश्मीर भाग गए। अरे बात हो रही है इधर की, तो जम्मू कश्मीर भाग जाएंगे। अभी जब हम जम्मू पे आएंगे तो आप भाग जाएंगे कन्याकुमारी। ये कोई बात नहीं है। आप बंगाल और उस पे रहिए, घुसपैठ पे रहिए। अश्वनी भाई, आप मुझे बताइए, दिल्ली का आज तक मसला निपटा नहीं है कि कौन लोग थे, कहां से आए थे, आईडीएफ कहां से आया, क्या हुआ, और जम्मू का नहीं निपटा। कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो रही, बड़े अजीब लग रहा है हम लोगों को कि जो आज तक जो हमारा। चलिए सुमित जी, आप लोग बड़ी दिलचस्पी जो है दिल्ली में रखते हैं, पश्चिम बंगाल आप लोग भूल जाते हैं। दिल्ली से थोड़ी दिलचस्पी को अपनी बढ़ाइए और पश्चिम बंगाल पर भी चर्चा किया करिए। सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। बंगाल भी इस देश का हिस्सा है, पूरे देश की बात होनी चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है केवल बंगाल पे टॉपिक मिला हुआ है। मुझे लग रहा है सारे न्यूज चैनल वालों को, माननीय देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री की तरफ से न्यूज चैनल वालों को, जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ। अगर आप, अरे ये गोदी मीडिया का टैग मत दिया करिए बार बार, ये आप लोग की फितरत बन चुकी है। गोदी मीडिया का टैग दे देते हैं बस, और बच के निकल लेते हैं सवालों से। ये बड़ा आसान होता है सर, आप कुछ तो चैलेंज लीजिए। इतना आसान रास्ता क्यों चुनते हैं आप लोग? क्या इस देश का हिस्सा दिल्ली नहीं है, जम्मू कश्मीर नहीं है? आप मना कर दीजिए, मत करिए, ये वाला बंगाल के ऊपर बात करिए। लगता तो ऐसा ही है। किसने मना किया है? किसने मना किया है आपको दिल्ली पर बात करने के लिए? लेकिन कम से कम पश्चिम बंगाल के बारे में भी कुछ बोल दिया करिए।
19 साल की बेटी के संग में रेप हो जाता है, अंकिता भंडारी उसे मार दिया था, वहां पे बीजेपी के नेता करते हैं उसमें रेप, मार दिया था और पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर हो रही है। बड़े शर्म की बात है, ये नहीं होना चाहिए था। पत्रकारों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई बड़े नहीं होनी चाहिए थी, ये मेरा मानना है। सही हुई, आप बताइए। ठीक है, जल्दी से अश्विनी शाही जी। पत्रकारों के खिलाफ उन लोगों ने आवाज उठाई थी, पत्रकारों ने आवाज उठाई थी अंकिता भंडारी। देखिए ये एक्चुअली क्या है कि जब विपक्ष के पास तर्क नहीं होता है तो वो पूरे गोल गोल जलेबी बनाएंगे। नावेद भाई बैठे हुए हैं, अक्सर विचारों में जो है इतनी शानदार समीक्षा करते हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं। कोई जरूरी नहीं हमारे इनके विचार मिले तो इनको हम कह दें कि कांग्रेसी मीडिया के हैं, ये मोदी मीडिया के हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। आप तर्कों पर जवाब दीजिए, तथ्यों का अभाव। अंकिता भंडारी पर चले गए, आप कर लीजिए ना अंकिता भंडारी पर हमारे साथ डिबेट। लेकिन आज जो डिबेट हो रही है, क्या अगर अंकिता भंडारी की बात कर रहे हैं तो मैं आरजी कर की भी बात कर सकता हूँ, आरजी कर की बात कर सकता हूँ, मानवाधिकार आयोग के उन जजों की बात कर सकता हूँ, जजों को। तो ये कोई बात होती है? आप बंगाल की बात कीजिए, इस मुद्दे से नहीं भटकते हैं, इस मुद्दे पर अलग से बहस रखेंगे, तब आपको जरूर इनवाइट करूंगी मैं, और तब आप आइएगा न्याय की गुहार लगाने और तब सवाल कीजिएगा बीजेपी से, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है नावेद जी, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि देखिए लगातार चर्चा इसको लेकर के आखिर पश्चिम बंगाल में किसके लिए रास्ता कितना आसान नजर आ रहा है, लेकिन जो मुद्दे इस वक्त राजनीति में गूंज रहे हैं, जहां कानून व्यवस्था का तो मुद्दा बना ही हुआ है, क्योंकि लगातार बीजेपी ये कहती है कि भाई वहां की क्या स्थिति है, वहां पर तो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता है। साथ ही जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति वहां पर होती है वो भी बहुत ज्यादा प्रगड़ हमने देखी, बाबरी मस्जिद को लेकर जिस तरीके से टीएमसी से जो निष्कासित नेता है उनकी तरफ से जो आवाज बुलंद की गई। अब इन तमाम राजनीतियों के बीच आखिर बंगाल की जनता किसे चुनेगी और क्यों चुनेगी, क्या माइंडसेट आप समझ पा रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठाए, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा है। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है घुसपैठिया वाला मुद्दा जो पूरे देश में घूम रहा है, ये पश्चिम बंगाल को केंद्रित करता है, ये वहां से पैदा हुआ है ये मुद्दा, और पूरे देश में एक गंभीर विषय। भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठाती है, सरकार की तरफ से भी सवाल उठाया जाता है, मुझे लगता है कि इसकी गंभीरता है और मैं नहीं समझता कि इसको हल्के में लेना चाहिए, और ये मुद्दा भी पश्चिम बंगाल का एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये जरूर उठता है और पश्चिम बंगाल की जनता भी इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी से चाहती है कि अगर ये मुद्दा है तो पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार में एसआईआर हो गया, कोई सूची दी गृह मंत्रालय को, चुनाव आयोग ने, सरकार इस बात को पूरे तरीके से साफ कर दे कि इतने घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में साबित हो गए, सॉरी बिहार में। और पश्चिम बंगाल का जहां तक मामला है तो पश्चिम बंगाल देखिए, जो सरकार जिसकी है भारतीय जनता पार्टी की, सरकार में बैठे हुए लोग लगातार 10 साल से ये सवाल घुसपैठिया उठा रहे हैं। तो पिछला चुनाव जब हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ये सवाल उठाए गए थे कि पश्चिम बंगाल घुसपैठियों से भरा हुआ है। तो चुनाव आयोग को उसी समय संज्ञान में लेना चाहिए था कि सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, दूध का दूध और पानी के पानी हो जाए। घुसपैठियों के बाद भी पिछली बार चुनाव क्यों हुआ, यानी घुसपैठियों ने वोट किया, और इस बार भी मुझे लगता है ऐसा वाजिब सवाल एकदम। अश्विनी शाही जी, ये बड़ा मुद्दा है। ठीक है अश्विनी शाही जी, वाजिब सवाल है कि तब आप लोग क्यों खामोश थे और अब ऐसा क्या बदल गया? नहीं, हम लोग कभी खामोश नहीं रहे और अभी भी कुछ नहीं बदला है। देखिए अभी क्या है, वहां पर अगर घुसपैठियों का मामला है, घुसपैठिए कितने निकाले जा रहे हैं, कितने बाहर आए, लेकिन सबसे बड़ी बात है घुसपैठियों को चिन्हित करना। ये सरकार का काम है और सरकार कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने अभी कहा कि जो बिल लाया गया, वहां पर कानून बनाया गया कि किस तरीके से जो है वहां फेंसिंग होगी और क्या होगा, उसके बाद हमारी सरकार आने के बाद हुआ, उसी तरीके से हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार एनडीए की आई है केंद्र में, हम लोगों ने उस काम को अलग अलग किया। देखिए चुनाव आयोग के एसआईआर से हमारा इससे कोई अभी मतलब नहीं है, ये तो एसआईआर में लोग चिन्हित इसलिए हो रहे हैं कि हमने, जैसे उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन टार्च चल रहा है, वहां पर बंगाल में भी इसी तरीके से जो है, बिहार में भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने 56 सालों तक सत्ता में रहने के बाद उनको पल्लवित और पुष्पित किया है, आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड से लेकर क्या क्या नहीं बना दिया है। अब उनको चिन्हित करना सबसे बड़ा काम है, और धीरे धीरे इसमें हम लोग उनको किस तरीके से निकाला जा रहा है, कहां पर कौन है, उसी का परिणाम अभी बंगाल में मिला है। जब एसआईआर के लोग गए तो फॉर्म लेने, बन जाता है ना कि अब क्या आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आखिर आप लोग बंगाल नहीं जीत पाए, इसलिए आप लोग इस दिशा में भी विचार कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां घुसपैठिए वोट कर रहे हो?
इसलिए देखिए, उम्मीद बंगाल नहीं जीत पाए, ये तो लोकतंत्र में हम राहुल गांधी नहीं है कि जो जाकर विदेश में कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान जेब में लेके चलते हैं, वो नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है, कभी हम कहीं हारेंगे कहीं जीतेंगे। 4 करोड़ जहां की जनता ने और लोकतंत्र की यही 5 साल बाद ये शानदार संविधान की जो यही तो खूबसूरती है कि 5 साल के बाद जनता को हम समझ में नहीं आते हैं तो हमको पलट देती है। 56 साल तक कांग्रेस को रखा, अब कांग्रेस समझ में नहीं आ रही है उनके, तो भारतीय जनता पार्टी को जो है नहीं, तो आशीर्वाद अश्विनी दे जी रहे हैं। जल्दी से मुझे ऐसा नहीं बताइए, है। मुझे 2 पॉइंट्स जी। बताइए कि इस बार क्यों पश्चिम बंगाल की जनता जो है टीएमसी को छोड़कर आपको चुनेगी, आपको क्या लगता है? 2 पॉइंट्स बता दीजिए, काफी होंगे। एकदम बहुत शानदार सवाल है। देखिए, 15 साल के कुशासन से वहां पर जनता त्रस्त है। वहां की जो फैक्ट्रियां थी वो फैक्ट्रियां बंद होकर दूसरे जगह चली गई। वहां का जीडीपी में जो स्थान हुआ करता था पूरे देश में, वो स्थान खिसक कर नीचे आ गया है। वहां के जो क्या कहते हैं आर्थिक व्यवस्था थी, वो अर्थव्यवस्था पूरे बंगाल की चरमरा गई है। केंद्र सरकार की योजनाओं को ये लोग लागू नहीं करते हैं, जनता आके देख रही है। इसीलिए हमको 3 से 77 तक पहुंचाया। योजनाओं से बेहतर वापस जो है 77 से सरकार बनाने के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने रोड मैप दिया है कि हम आगे उसी पर बच्चों के काम लिए कर रहे हैं। घर घर राशन पहुंचा रहे हैं। आर्थिक व्यवस्था चूर चूर होना। नहीं तो और सुमित ममता जी, बनर्जी पश्चिम जी का बंगाल को ये राज्य क्यों में अलग हिंसा। करना चाहते हैं आप? देखिए आर्थिक सरकारी योजनाएं क्यों नहीं लागू हो रही हैं? अब आप इस पे सहमत क्यों हो रहे हैं फिर? अरे हमारे बड़े भाई अश्वनी भाई ने बहुत अच्छी बात करी आर्थिक के ऊपर। देश की आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी हो रही है, स्ट्रांग हो रही है। जहां 100 रुपए से ऊपर आपका पेट्रोल के दाम निकल चुके हैं, गोल्ड के दाम आप देखिए 145 रुपए, 140 रुपए, 1.5 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो रही हैं और कई ऐसी चीज हैं, रेट ऊपर चलते चले जाने पर देश के प्रधानमंत्री जब आते हैं कहते हैं साहब हम तो 35 रुपए लीटर में आपको तेल देंगे। आज रुपया हमारा गिरता चला जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री के शब्द हैं भाई, हमारे शब्द नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था जिस देश में रुपए के दाम गिरते हैं उस देश के प्रधानमंत्री का पद गिरा हुआ होता है। उन्होंने बंगाल का भी जिक्र किया है, काउंटर कीजिएगा। उन्होंने कहा है कि बंगाल में जो जीडीपी का योगदान रहता था वो अब नहीं रह रहा है, ये भी कहा है उन्होंने। अरे जीडीपी देश के प्रधानमंत्री जब इससे पहले जो 14 में जीते थे तो उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बंगाल गए थे, मुझे आज भी याद है। 14 के बाद जब जीतने के बाद तो उन्होंने कहा था कि देश वहां पे मुख्यमंत्री जी जो गड्ढे हैं उन्हें भरने का काम कर रही हैं। अच्छा काम कर रही है वहां पे जो गड्ढे हो गए, जो पिछली गवर्नमेंट थी जो 35 साल जो सीपीएम गवर्नमेंट काम करके गई है उसे भरने का काम कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ समय लगेगा। अब ये बात कहेंगे ये बांग्लादेशी आ गए, घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए तो 57 लाख तो वहां पे भी, गुजरात में भी तो मिले हैं आपको 57 लाख। वहां पे आप बात नहीं करेंगे 57 लाख। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी ने आज ही का बयान था उनका कि जिस तरीके से अवैध घुसपैठिए असम में बढ़ते चले जा रहे हैं, अगर इन्हें रोका नहीं गया तो एक दिन बांग्लादेश बनने से असम को कोई रोक नहीं पाएगा। तो मुझे ये भी तो बड़ी अजीब लग रहा है कि देश इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं अवैध घुसपैठियों के लेकर के। तो घुसपैठियों तो हर जगह है, बंगाल में थोड़ा ना, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में सभी जगह है और बिहार में भी तो था। उसका उदाहरण दे दीजिए कितने लोग आपने निकाला वहां पे। हम तो कुछ जानना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से जानना चाहते हैं। ठीक है नावेद जी, क्या आपको भी इसमें ऐसा लग रहा है कि चुनाव आ रहा है और इस वजह से ये सब जो है सिर्फ चुनावी प्रयोग के लिए किया जा रहा है, और चुनाव आयोग जो एसआईआर करा रहा है उसमें भी क्या कहीं से जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसकी सत्यता आपको नजर आ रही है? देखिए, हमें चुनाव आयोग पर तो विश्वास करना होगा। अगर कोई विसंगति है तो उसको सामने लाना होगा। अगर विपक्ष को लगता है कोर्ट जाना पड़ेगा, वो अलग विषय है। लेकिन फिलहाल देश की जनता को आयोग पर विश्वास करना होगा, एसआईआर का स्वागत करना होगा और इसमें सहयोग भी करना होगा। लेकिन एक बात मेरे नहीं समझ में आती, भारतीय जनता पार्टी अब दूसरा कदम उठा रही है। पहले भाजपा कह रही थी कि एसआईआर बहुत जरूरी है और उससे घुसपैठियां ट्रेस हो जाएगी। अब भाजपा ने कहना शुरू कर दिया कि एसआईआर से और घुसपैठियों को पकड़ना दोनों अलग अलग बात है। सरकार घुसपैठियों को पकड़ेगी, एसआईआर अपना अलग काम करेगा। दोनों को अलग कर दिया। अगर दोनों को अलग कर दिया तो ये गंभीर विषय है। यानी आप एसआईआर में इतना दम नहीं है और एसआईआर घुसपैठियों को भी सम्मिलित कर रहा है। यानी एसआईआर के फॉर्मेट है, ये तो बड़ा गंभीर विषय है। एसआईआर का जो फॉर्मेट है उसमें इतना दम नहीं है कि वो घुसपैठियों को रोक सके, तो इसका मतलब चुनाव बेकार है। विदेशी शक्तियां, विदेशी आतंकवादी, विदेशी हमारे देश के लोग हमारे ये फैसला करेंगे कि कौन सरकार बनाए। यानी हमारा चुनाव आयोग पे प्रश्न उठा रही है सरकार, और उसने जो कह दिया है, नया जो स्टैंड है कि सरकार अलग है, वो घुसपैठियों को ट्रेस करेगी, लेकिन आयोग और एसआईआर
में इतना दम नहीं है, यानी एसआईआर ये बात नहीं तय कर पाएगा कि हमारे क्या कौन घुसपैठियां हैं। लेकिन चुनाव आयोग को तो अब बिहार का इसके गिफ्ट जरिए मिल चुका है। चिन्हित किया जा ज्ञानेश रहा है, कुमार जी को चिन्हित गिफ्ट किया मिल जा चुका रहा है, ये भी तो कहा जा रहा है। नावेद भाई ने जो है सवाल उठाया है, मौजूद सवाल है, मगर नावेद भाई थोड़ा सा इसमें जो है एक अलग करके हम लोगों को देखना पड़ेगा। एसआईआर एक सतत प्रक्रिया है जो कि चुनाव आयोग हमेशा कराता रहता है। 2003 में हुआ, अब हो रहा है। 3 से और 14 तक, मतलब 4 से 14 तक दूसरी सरकार रही, 4 के पहले दूसरी सरकार रही, 14 के बाद दूसरी सरकार है। अब इन सरकारों के बीच में इतने दिन हो गए, लगभग 20 साल के बाद अगर हम ये एसआईआर करा रहे हैं, तो हमको 3-4 चीजें देखना है जो कि दिख रहा है एसआईआर में। मृतक वोट नहीं डाल पा रहे हैं, जो लोग पलायन कर गए हैं उनके वोट हट गए हैं, जहां डुप्लीकेसी थी वो खत्म हुई है, नहीं तो तो ये ठीक भी है। संख्या करोड़ों में जा रही है। ठीक है, एक मिनट यानी जरा कि मुझे मेरी- अब एसआईआर हो रहा है, एसआईआर हो रहा है, मेरी तो बात- बंगाल का चुनाव अब आप लोग ये समझेंगे ना कि यहाँ निष्पक्ष होगा, कि भाई जो भी नतीजा आएगा वो आप सभी लोग स्वीकार करेंगे। ठीक है, चलिए फिर ये समझा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में राजनीति तेज हो गई है क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है और इस बीच हर एक प्रयोग करते हुए दोनों ही खेमे नजर आ रहे हैं। टीएमसी वर्सेस बीजेपी यहां पर खुले तौर पर है। फिलहाल कौन फतेह होता है, कौन मास्टरमाइंड निकलकर सामने आता है, ये देखना होगा। और इसी के साथ इस खास चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ। लो तो ज्यादा This program is sponsored by